साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, अखिल भारतीय दलित कांग्रेस परिषद 8 अगस्त 1930 नागपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का जो भाषण हुआ, अध्यक्षीय भाषण हुआ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हे सज्जनों, आज की सभा का अध्यक्ष पद स्वीकारने का आमंत्रण आपने मुझे दिया, इस बात की मुझे खुशी है। आपने ये सम्मान मुझे देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है उसकी अहमियत मैं जानता हूँ। हालांकि इस भरोसे के साथ आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है वह बेहद कठिन है और नितांत असामान्य स्वरूप की है। उसे मैंने ये टालने की कोशिश की होती तो ज़्यादा समझदारी होती, ऐसा मुझे अब लग रहा है। इसके बावजूद इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए अगर मैंने हामी भरी है तो केवल इसलिए कि फिलहाल जो आपात समय चल रहा है उसमें अपने समाज के भाई बहनों के हित के लिए हर किसी को अपनी शक्ति के अनुसार अपनी सेवा उपलब्ध करा देनी चाहिए, ऐसा मुझे पक्की तरह से लगता है। हालांकि ये जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आप लोगों से प्राप्त सहयोग और मदद में किसी तरह की कमी नहीं आएगी और यहाँ इकट्ठा हुए अपने समाज के नेता अपने समृद्ध अनुभव तथा विचारशील निर्णय का लाभ मुझे देंगे, इसका मुझे पूर्ण एहसास और विश्वास है और इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी स्वीकारी है। भारत के स्वराज का मसला नंबर 1। क्या भारत के लोगों को स्वशासित एकजुट समाज बन सकता है? भारत के क्षितिज पर आज ये गंभीर समस्या का सवाल बेहद विशाल आकार धारण कर झूले सा झूल रहा है। इस प्रश्न का समाधान के बारे में दलित समाज की क्या राय है, यह जानने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस सवाल ने भारतीय लोगों के बीच ही नहीं वरन पूरे अंग्रेज राज में और पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। इस सवाल के निपटारे के लिए हमारे जवाब पर ही बड़े पैमाने पर इस देश का भविष्य निर्भर करता है। भारतीय जनता के स्वयं शासित एक संघ समाज के निर्माण का हार्दिक समर्थन कर हम इसे गति प्रदान कर सकते हैं या इसमें बाधा डाल कर विरोध कर उसकी राह में रोड़े भी अटका सकते हैं। कुल मिलाकर वह हमारी ही राय पर आधारित है। इसलिए मुझे लगता है कि यह निर्णायक मसला आप ढिलाई से सुलझा नहीं सकते। उसके सभी पहलुओं के बारे में ठीक तरह से सोच समझ कर ही बाद में उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। इस बात का डर अपने मन में बिल्कुल न रखें कि मेरा रुझान मत अगर अन्यों से अलग होगा तो क्या होगा। आप बस इस बात का ख्याल रखें कि अपना निर्णय आप स्वतंत्र सोच के साथ पूरी श्रद्धापूर्वक विवेक से सम्यक दृष्टि से ले रहे हैं। नंबर 2, इस सवाल के 2 पहलू हैं, इसका आप लोगों को एहसास तो है ही।
बताया जाता है कि भारत की जनता विभिन्न मानव वंश से बनी हुई है। वे कहते हैं कि यहाँ के लोग परस्पर विरोधी रूढ़ियों और परंपराओं वाले, रीति रिवाजों वाले तथा विभिन्न सिद्धांतों वाले विभिन्न धर्मों का पालन उपासना करते हैं। वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और परस्पर विरोधी सामाजिक रूढ़ियों के कारण तथा विभिन्न हित संबंधों के कारण यहाँ की जनता में मनमुटाव और आपसी विद्वेष है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस तरह का भिन्न वंश वाले लोगों का समूह स्वयं शासित समाज के रूप में सफलता कैसे पाएगा। असल में यह एक कठोर वास्तविकता है और इस बात को कोई भी सयाना व्यक्ति नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि स्वराज पर इस बात का क्या असर होगा। हालांकि इन कटु सत्यों को मान लेने के बाद भी उनसे क्या निष्कर्ष निकलते हैं। सज्जनों, बाबा साहब कहते हैं, सज्जनों, इस मामले में आप अपनी राय व्यक्त करें। इससे पहले ऐसे ही कुछ और कटु सत्यों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लैटविया, रोमानिया, लिथुआनिया, युगोस्लाविया, एस्टोनिया और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों में क्या स्थितियां हैं, इस पर भी सोचिए। ये सारे नए राज्य हैं। स्वयं शासन सिद्धांत की स्थापना के लिए सौगंध खाकर खड़े हुए, सौगंध खाकर लड़े गए 1914 के महायुद्ध के बाद अस्तित्व में आए हैं। इन नए नए अस्तित्व में आए राष्ट्र स्वयं शासित, सार्वभौम, आजाद तथा अंतर्गत और बाह्य निर्णयों के बारे में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी राष्ट्र हैं। इन राष्ट्रों की अंदरूनी सामाजिक स्थितियां कैसी हैं, सुनकर आपको शायद अचरज होगा कि भारत से अधिक नहीं सही, वरन वहाँ की स्थितियां भारत की स्थितियों की ही तरह बदतर हैं। लैटविया में लेट, रशियन, ज्यू, जर्मन और अन्य लोग भी हैं। लिथुआनिया में लिथुआनियन, ज्यू, पोल और रशियन तथा अन्य लोग भी बसे हुए हैं। युगोस्लाविया में सर्ब, क्रोट, स्लावियन, रोमानियन, हंगेरियन, अल्बेनियन, जर्मन और स्लाव लोग भी रहते हैं। एस्टोनिया में एस्टोनियन, रशियन, जर्मन, अन्य छोटे छोटे गुटों में लोग हैं। चेकोस्लोवाकिया में चेक, जर्मन, मैग्यार, रुथेनियन और अन्य लोग हैं। हंगरी में मैग्यार, जर्मन, स्लोवाक लोग हैं। वंश और भाषा की दृष्टि से अलग अलग होने के बावजूद इन लोगों ने अपने राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र बनाए हैं। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए इन विभिन्न वंशों के लोगों को जोड़ने के लिए इनके पास धार्मिक एकता का सहारा भी नहीं है। इनमें 4 और 5 तरह के कैथोलिक पंथीय लोग आप पाएंगे। वहाँ रोमन कैथोलिक, ग्रीक कैथोलिक, जुगोस्लावाक कैथोलिक पंथों के लोग हैं। उनके साथ ही साथ वहाँ एवेंजेलियन, ज्यू, प्रोटेस्टेंट और अन्य छोटे छोटे
पंथों के कई लोग रहते हैं। इस बारे में गंभीरता से सोचिए। इन देशों में दिखाई देने वाली मानवीय दुनिया क्या भारत की मानवीय दुनिया में अधिक भिन्न वंशी लोग और क्या अधिक भिन्नता की भीड़ है? यकीन के साथ कह सकता हूं कि नहीं है। भारत के बारे में आपका निर्णय यदि ईमानदार और स्वतंत्र हो, ऐसी आपकी इच्छा, तो आपको इस यथार्थ पर ध्यान देना ही होगा। सज्जनों, इस तुलना के परिणाम स्वरूप एक सवाल उभरता है कि अगर लाटविया, लिथुआनिया, यूगोस्लाविया, एस्टोनिया, ज़ेकोस्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया इन देशों के लोग भिन्न वंश, भाषा, धर्म और संस्कृति के होने के बावजूद वो एकजुट और स्वयं शासित राष्ट्र बनकर अपना उभर सकते हैं, निर्वाह कर सकते हैं, तो भारत इस प्रकार निर्वाह क्यों नहीं कर सकता? इसका क्या कोई जवाब है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अपने मित्रों में से यदि किसी के पास इसका सटीक जवाब हो तो उसे सुनने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। नंबर 3, स्वराज की सुविधा प्राप्त होने से पहले ही किसी राज्य के सभी परस्पर विरोधी घटक नष्ट होकर एक राज्य एक पूरी तरह से संग हो जाएं। इस तरह के दुराग्रह पर कायम रहना मेरी राय में वास्तविक स्थिति के उल्टे क्रम से देखना है। यह एक तरह का स्वायत्त शासन में एक राष्ट्रीयत्व की भावना निर्माण करने की और शक्ति है। उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना ही है। एक भाषा, एक धर्म और एक संस्कृति के सूत्र में बंधे राष्ट्र इस दुनिया में बहुत कम हैं, लेकिन भिन्न धर्म, भाषा और संस्कृति से भिन्न होने वाले जनसमूह राजनैतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक समानता के कारण एक होकर सामाजिक एक राष्ट्रीय जनता होने के कई उदाहरण मिलते हैं। ऐसे राष्ट्रों में अगर एक राष्ट्रीयत्व की कसौटी पर कसा जाता है तो उन्हें कभी स्वयं शासन की ओर मौका नहीं मिलता। इस बारे में जो भी कुछ बताया गया है, वह जो कुछ किया गया उसे अगर ग्रहित मान लें, तब भी राष्ट्रों की संगठित होने के लिए स्वयं शासन के कारण बना है। इस बात को भूल नहीं सकते हैं और वो राष्ट्र स्वयं शासन के अभाव में पहले ही की तरह विभिन्न लोगों के समूहों के रूप में क्या नहीं कर रहे होते। जर्मन साम्राज्य द्वारा स्वयं शासन का नियम स्वीकार करना ही क्या जर्मनी के एक राष्ट्र होने का कारण नहीं बना? बावेरियन, प्रशियन, सैक्सन और अन्य अनेक स्रोतों से जनसमूह एक राष्ट्र के अंतर्भूत होकर एक शासन के तहत नहीं आते तो क्या वो उसी स्थिति में नहीं होते जिस स्थिति में 1870 से पहले थे। विभिन्न वंशों के जनसमूहों को एक राष्ट्र अंतर्भूत करने के लिए एक शासन
कई बार एक उत्तम उपाय साबित हो सकता है। भारत के उदाहरण से भी क्या यही साबित नहीं होता? आज भारत में जो थोड़ी सी एकता की, एक राष्ट्र की भावना दिखाई देती है, वह अंग्रेजों के राज्य में एक सामान्य शासन के कारण ही सामान्य है। क्या वह एक सामान्य बात नहीं है? ऐतिहासिक अथवा तार्किक नजरिए से भी देखें तो मुझे लगता है कि भारत की जनता की विभिन्नता भारत के स्वयं शासन के मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकती। और अगर आपका उद्देश्य है भारत एक राष्ट्र बने, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वराज की सभी महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध बनेगा। साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।